प्यारे बच्चों, लाडी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के प्रश्न बैंक 2022-23 के प्रश्न उत्तर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2022-23 के उत्तर होंगे। जैसा कि आपको पिछले वर्ष पता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 2021 में भी अपनी प्रश्न बैंक जारी की थी। उससे आपके वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 और 11 में पूरा का पूरा कोर्स फंसा था। तो इस वर्ष भी आशा है कि इस बार भी जारी की है प्रश्न बैंक 2022-23, उससे भी पूरा का पूरा 9th और 11th में आपकी क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल को पढ़ने से पहले आइए उसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए, पृथ्वी का देखिए चित्र है, इसमें हम पढ़ेंगे सब चीजें। देखिए, इसमें जितनी भी लेटी हुई लाइनें हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए, ये वाली, ये जितनी ही लेटी हुई लाइनें हैं यानी क्षैतिज रेखा है, वो सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी दिशाएं देख लेते हैं। देखिए, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो देखिए, सबसे उत्तर की तरफ के जो भाग होता है, ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और सबसे दक्षिणतम भाग है, दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, इस पृथ्वी को हम अगर बीच में से एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचे जो इसको बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर जाती हो और दो समान भागों में बांट देती है, तो उसे हम देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग, पृथ्वी का ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के जो नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये देखिए, ये जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर की जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं, ये देखिए क्षैतिज यानी कि लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जैसे ये देखिए, ये 10 डिग्री से होकर जा रही है अक्षांश रेखा, तो ये देखिए उत्तर की तरफ है। भूमध्य रेखा के ऊपर की भाग उत्तरी भाग गोलार्ध कहलाता है, तो उत्तरी गोलार्ध वाली ये अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको बोलते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही ये वाली देखिए, ये वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा है, इसे हम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ऐसे ही 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस वाली काल्पनिक रेखा का नाम हो जाएगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार देखिए, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसी प्रकार देखते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होंगी वो हम क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये रेखा है, ये 10 डिग्री। अब देखिए, भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ की रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखा है, इसलिए इन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, इसे हम बोलेंगे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार देखिए, इस वाली क्षैतिज रेखा को हम बोलेंगे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार देखिए, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये देखिए 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार हमने सारी अक्षांश रेखाएं पढ़ ली हैं। अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ की जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, और भूमध्य रेखा के जो निचली तरफ अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। चलिए, इसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे देशांतर रेखा। आइए अब हम देशांतर रेखाओं को समझते हैं। उससे पहले दिशाएं हम देख लेते हैं। ये देखिए, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा होगी। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा था पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 समान भागों में बांट दें। एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचे जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। अब हम देखेंगे, यदि पृथ्वी को लंबवत रूप से हम 2 समान भागों में बांट देते हैं तो उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ये देखिए, लंबवत रूप से और यानी ऊर्ध्वाधर रूप से हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये देखिए, ये बाएं वाला भाग पश्चिमी भाग बोला जाएगा, और जो दायां भाग है उसे पूर्वी भाग बोला जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, इसमें
तो ये लंबवत रेखा है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हमने खींची, लंबवत काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, तो इन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें, ये देखिए ये होगी 10 डिग्री देशांतर रेखा। अब चूंकि ये पूरब की तरफ की देशांतर रेखा है इसलिए हम इसे बोलते हैं 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 डिग्री ये पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगी हमारी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। चूंकि पूर्वी भाग की ये लंबवत काल्पनिक रेखाएं हैं इसलिए इन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार देखिए ये पश्चिमी भाग है, इसकी जितनी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलेंगे। ये देखिए ये होगा 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये हो जाएगा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये हो जाएगी ये देखिए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। इसी प्रकार ये देखिए 40 डिग्री, ये 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और इसी प्रकार ये देखिए 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएगी। चलिए हम अगर पृथ्वी को हम फ्लैट करते हुए माने तो हमें इस प्रकार का चित्र मिलेगा। इसमें भी हम समझते हैं वही चीजें। ये देखिए चारों दिशाएं देख लेते हैं, पूरब, पश्चिम एंड उत्तर और दक्षिण। अब देखिए ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली एक क्षैतिज रेखा हमने खींच ली, क्षैतिज काल्पनिक रेखा। तो इसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे का जो भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो देखिए भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए भारत का नक्शा है तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब देखते हैं क्षैतिज रेखाएं। हमने बताया था ये भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्योंकि भूमध्य रेखा से हम उत्तर की तरफ के भाग की अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए इनको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ये देखिए फिर समांतर रेखा खींची, ये भी उत्तरी अक्षांश होगा, ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, और ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, और ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। अब जैसे ही भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी रेखाएं। ये देखिए दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ। इस प्रकार हमने सीखा कि उत्तरी अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं और ऊपर की भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ होती हैं, और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं और काल्पनिक रेखाएं होती हैं और हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। तो अब देखते हैं, ये देखिए दक्षिणी अक्षांश। चलिए अब देखते हैं देशांतर रेखा, इन्हीं में पूरा, पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। अब इसी प्रकार इस पृथ्वी को हम खड़े में बांट देते हैं दो समान भागों में, यानी ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रूप से दो भागों में बांट देते हैं। तो देखिए ये लंबवत रेखाएं ये पश्चिम देशांतर कहला रही है, क्योंकि ये देखिए ये मध्य में खड़े में बांट दिया है इसको, तो ये पूरा भाग कहला रहा है हमारा पश्चिमी भाग, और ये कहलाता है हमारा पूर्वी भाग। तो ये देखिए हमें पता है जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी काल्पनिक लाइनें हैं, तो इसे हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये लंबवत इक्वेटर है, इसके बाईं ओर है यानी कि पश्चिमी भाग में है, इसलिए इसे पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ये देखिए इसी प्रकार ये पश्चिमी देशांतर की रेखाएं कई खींचती जाएंगी। देखिए ये सारी रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाती। इसी प्रकार देखिए अब ये इक्वेटर है, लंबवत इक्वेटर, तो इसके देखिए इसके इस साइड का भाग पूर्वी भाग कहलाता है। तो ये रेखाएं जो होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब इसमें आपको लग रहा होगा, ये देखिए अब आपको लग रहा होगा ये रेखाएं लंबवत हैं बिल्कुल, तो ये देखिए ये इस डायग्राम में दिखाई गई है वो थोड़ा कर्व है यानी वलय के रूप में है। तो ऐसा इसलिए कि पृथ्वी हमारी गोल है, लगभग गोल है, इसलिए जब काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे तो वो इस प्रकार की वक्रीय आएंगी। और दूसरी बात इसका रीजन ये है कि वो ध्रुवों से स्टार्ट होती है, एक ध्रुव से स्टार्ट होकर दूसरे ध्रुव पे समाप्त होती है, इसलिए घुमावदार प्रतीत होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। देखिए ये हमने डायग्राम पढ़ा था,
तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा। इससे पहले हम देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए हम जानते हैं, ये देखिए कर्क रेखा ये जा रही है आपकी। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। अब देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। अब देखिए ये भारत के मध्य में नहीं जाती, ये पूरी पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। अब देखिए भारत से, ये देखिए भारत के मध्य से होकर जाने वाली, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा है, अब हम देखेंगे। तो ये देखिए कर्क रेखा है, वो देखिए उत्तरी अक्षांश की तरफ है। भूमध्य रेखा के ऊपर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया भाई, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। पूर्वी नहीं आएगा, देशांतर भी नहीं आएगा। देखिए देशांतर तो आने से रहा, दोनों ऑप्शन में देशांतर दिया था, तो कर्क रेखा देशांतर रेखा नहीं होती है। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब देखिए ये वाली जो रेखा है आपकी, ये उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर वाली अक्षांश रेखा है, यानी कि उत्तर की तरफ वाली अक्षांश रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश आएगा। ये दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश होता तो ये वाली रेखा होती भूमध्य रेखा के नीचे, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अब 23.5 डिग्री क्यों रेखा है, ये देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रेखा यहाँ से जा रही है, तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा है, इससे देखिए थोड़ा ऊपर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका नाम, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? आइए हम चित्र के माध्यम से इसे देखते हैं। ये देखिए जितना बैगनी कलर का जितना भाग दिखाया गया है वो एशिया है, और हमारा भारत ये रहा येलो कलर का पीला, तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन बा लगा देंगे, एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना है? तो ये देखिए पूरा नक्शा हो गया। ये देखिए जितनी भी ये जमीन है हमारी, वो तो हमारा पृथ्वी पर जितनी जमीन है, तो भारत की जमीन उसका कितना प्रतिशत है। तो देखिए भारत के क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल का भाग देखिए, उसमें 100 का गुणा करेंगे और इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.4% ये आएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन आ सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है इनमें से? देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया अरावली, पहले दिशाएं देख लेते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो अब देखते हैं अरावली पर्वत कहाँ है। देखिए अरावली पर्वत ये है, ये भारत के हमारे पश्चिम दिशा में है, और इन्होंने पूछा उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। तो देखिए अरावली उत्तर नहीं हो सकता, तो दूसरा देखते हैं हिमालय देखिए ये उत्तर की दिशा में है, तो यही हमारा उत्तर है। फिर देखते हैं सतपुड़ा, ये देखिए मध्य में है, और विंध्याचल ये भी मध्य में है। तो देखिए अरावली पश्चिम में है, विंध्य और सतपुड़ा लगभग मध्य में है, तो उत्तर की तरफ हमारा जो पर्वत श्रृंखला है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला उत्तर में, वो होगी हिमालय, इसलिए हम इसमें क्या उत्तर लगा देंगे, हिमालय, और ऑप्शन बा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा जुड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो देखिए ये भारत के नक्शे में हम जानते हैं अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका ऑप्शन सा सही है। ये नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन दी है, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए ये हमारी कर्क रेखा है, जी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं भारत में जो कर्क रेखा है यानी कैंसर लाइन है, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए गुजरात, ये देखिए लाइन गुजरात से होकर जा रही है। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये राजस्थान के थोड़े से एरिया से होकर जा भी रही है, राजस्थान से भी जा रही है, तो राजस्थान हो गया। फिर देखिए मध्य प्रदेश से तो जा ही रही है। फिर देखिए ये छत्तीसगढ़ से भी जा रही है, देखो छत्तीसगढ़ के नक्शे में ये देखिए छत्तीसगढ़ से भी होकर जा रही है। देखिए
फिर झारखंड से भी होके जा रही है, फिर पश्चिम बंगाल से भी होके जा रही है, और त्रिपुरा से भी होके जा रही है, और फिर मिजोरम से भी होके आ रही है। इस प्रकार हमें इस चित्र के माध्यम से आपने देखा जो कर्क रेखा है, कैंसर लाइन है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम याद करने के लिए कोड बना सकते हैं। ये देखिए, गजराज मध्यचती छार पवित्र राम। इससे हमें आसानी से याद आ जाएगा। गज मीन्स गुजरात, राज मीन्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, छती मीन्स छत्तीसगढ़, झार मीन्स झारखंड, और पवी मीन्स पश्चिम बंगाल, और त्रा मीन्स त्रिपुरा, और मी मीन्स मिजोरम। तो इस प्रकार हम आसानी से इस कोडिंग के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन आ सही है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं अभी, कि जितनी भी खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती हैं भारत पृथ्वी के नक्शे पे या भारत के नक्शे पे, वो देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं सबसे पूरब की दिशा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर यहाँ देखिए, यहाँ इस छोर से जाएगा। तो पहले दिशाएं देख लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। देखिए पूर्वी देशांतर ये रेखा जाएगी हमारी, ये पूर्व, सबसे पूर्व की दिशा है ये पूर्व। तो पूर्वी देशांतर रेखा ये इस छोर से जाएगी, इस पॉइंट से। तो ये कितनी डिग्री पे? 97 डिग्री 25 मिनट पे। इसलिए इसमें ऑप्शन ए यानी आ सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये गुजरात है हमारा, ये गुजरात। तो गुजरात का सबसे अंतिम सिरा, पश्चिमी सिरा ये है, जहां से देशांतर रेखा गुजरती है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट। इसी प्रकार जो पूर्व की तरफ का अंतिम सिरा है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं। तो देखिए दोनों देशांतरों में कितने का अंतर है? देखिए 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। हम जानते हैं देशांतर रेखाओं में चूंकि 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है, तो एक डिग्री में हम जानते हैं कि 4 मिनट का अंतर होता है। तो 29 डिग्री 18 मिनट ये लगभग मान दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन निकालने के लिए। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का अंतर रहता है। तो देखिए 29 डिग्री 18 मिनट में कितने घंटे का अंतर रहेगा? इसलिए 29 डिग्री 18 मिनट में लगभग 4 का गुणा करने के बाद 120 मिनट, लगभग 120 मिनट का अंतर होता है। तो इसमें लगभग के रूप में आंसर लगाएंगे तो 2 घंटे हो जाएगा। यानी कि हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना होता है? लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। भारत के दक्षिण में, तो देखिए पहले दिशाएं देख लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखिए दक्षिण भारत ये है, इसका दक्षिण वाला हिस्सा नीचे होगा। तो देखिए दक्षिण में हमारा कौन सा है? हिंद महासागर। इसलिए इसमें हम ऑप्शन लगा देंगे बी, हिंद महासागर। चलिए अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आइए चित्र के माध्यम से इसे भी देखेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अरब सागर ये दिख रहा है आपका, ये देखिए ये अरब सागर है, और इसमें अरब सागर में ये देखिए लक्षद्वीप स्थित है। इसलिए इसमें ऑप्शन बा लगा देंगे, यानी बी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, यानी कि ऐसा भारत के नक्शे में दक्षिणतम यानी नीचे की तरफ ऐसा बिंदु जो जलमग्न हो गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखते हैं। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित? आइए इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। अरब सागर ये देखिए, ये रहा अरब सागर, ये पूरा देखिए, ये आपको नीला नीला दिख रहा है, ये पूरा अरब सागर है। तो अरब सागर हमारे भारत के देखिए पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमने देखा भारत के पश्चिम दिशा में हमारा अरब सागर स्थित है। तो इसमें हम कौन सी दिशा भरते हैं? पश्चिम। ये देखिए पश्चिम भरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है? आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। पूर्व दिशा, तो इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है।
क्यों, देखिए ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमारे देखिए पूर्व दिशा में जो जलीय संरचना है वो बंगाल की खाड़ी है, तो यही इसमें बंगाली खाड़ी हम भर दें। अगला देखते हैं ऑब्जेक्ट। भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनको मिला के जो तटीय सीमा है वो कितनी है? तो वो 7516.66 किलोमीटर है। छठवा, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये आपको याद करना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये ऑब्जेक्ट हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए चारों दिशा देख लेते हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो क्षैतिज होती हैं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार यानी सबसे, ये देखिए यहाँ सबसे लास्ट से होकर ये अक्षांशीय रेखा गुजरती है और कहाँ तक जाती है? यहाँ तक। तो यहाँ देखिए ये रेखा है 0 के ऊपर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। चूंकि ये उत्तर, देखिए उत्तर की तरफ की अक्षांश रेखा है, इसलिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। फिर देखिए कहाँ तक है? 30 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे लिखा 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश है, इसलिए यहाँ पे लिखा है उत्तर से उत्तर अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम देशांतीय विस्तार देखेंगे। तो देशांतर देखिए ये यहाँ से और यहाँ, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। अब ये दोनों देशांतर रेखाएं कहाँ की हैं? ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रही, तो इसके इस तरफ वाला भाग पूर्व का कहलाता है, तो ये दोनों रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएं। तो इसलिए यहाँ पे पूर्व से पूर्व देशांतर रेखा, पूर्व से पूर्व देशांतर रेखा, तो दोनों रेखाएं पूर्व से पूर्व देशांतर कहलाती। ये आपको बिल्कुल लंबवत आपको समझाने के लिए बनाई गई है। रियल में यहाँ से होगी, ये देखिए 60 डिग्री यहाँ है, तो लगभग यहाँ से जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट, ऐसे करके इसको छुट्टी हुई जाएगी देशांतर रेखा। ऐसे ही ये वाली जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट से, यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट से ऐसे जाएगी इसको छुट्टी हुई। इस प्रकार क्या हुआ हमारा क्वेश्चन। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग है वो ये आ जाएगा फाइनली आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये देखिए फिर से समझते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये देखिए ये यहाँ से यानी कि उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और फिर देशांतर रेखा ये है, तो ये पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये देखिए इस जो कि हमने पीछे ही पढ़ लिया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग फाइनली ये आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? देखिए 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। कौन कौन से देखते हैं? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर, और 5वां अंटार्कटिका ओशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं, ये देखिए 0 डिग्री डला है। ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं।
ये इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखते हैं पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। कैसे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में। चित्र के माध्यम देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार बिल्कुल लगे हुए हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी संख्या हमारी 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरे द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी के देखिए बंगाल की खाड़ी ये, अगर इसकी दिशाएं लेंगे हम, ये बंगाली खाड़ी है। अगर दिशाएं लेंगे तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अंडमान निकोबार समूह कहाँ है? बंगाली खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। और कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में है। इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखिए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और किस महासागर में? हिंद महासागर में। इसी को भाषा के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए हिंद महासागर में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे। सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये आपकी बुक में दिया गया है, आपको याद रखना। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आइए नक्शे के माध्यम से इसे हम समझना पड़ेगा। पहले दिशाएं पूरब, पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए भारत के इसमें पूछ रहे हैं हमें, ये देखिए उन्होंने पूछा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की दिशा ये वाली होगी, है ना? ये पूरी रेखा हमारी उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम की जो बीच की जगह है वो हमारी उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसमें हमारे कौन कौन से देश हैं? ये देखिए उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गई। इसमें हमारे कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम लिखिए। चलिए द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम, ये देखिए मालदीव और श्रीलंका। तो इस प्रकार हमारे 2 आंसर है, मालदीव और श्रीलंका। ये हमारे द्वीपीय देश हैं, पड़ोसी देश है। तो ये इसके उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पूरब में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। फिर से नक्शा देखते हैं। पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए पूरब में स्थित, पूरब में मतलब भारत के इस साइड में स्थित कौन कौन से पड़ोसी देश हैं वो हमें लिखना है। तो देखिए बांग्लादेश है और म्यांमार है। म्यांमार का मतलब बर्मा भी लिख सकते हैं, म्यांमार भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आइए नक्शे के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए गुजरात सबसे भारत की तटरेखा यानी जो पानी से लगती है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके इसकी पूरी सीमा ये तो भारत के ऐसा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो गुजरात है। तो देखिए गुजरात, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई 1214.6 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप। इस प्रकार हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिख दिए। भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यह बिल्कुल सत्य है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बिल्कुल ये भी सत्य है। हमने नक्शे में देखा था हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग
516.6 किलोमीटर है, ये असत्य है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, इसलिए ये असत्य है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, सत्य है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। छठवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आइए चित्र के माध्यम देखते हैं। लक्षद्वीप समूह, ये देखिए, ये रहा लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर में स्थित है। देखिए, ये अरब सागर में स्थित है, इसलिए ये क्या है, सत्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जो जल राशि है, जल संधि है, उसे हम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, हमारा भारत है और ये श्रीलंका है। इनको जोड़ने वाली एक जल जो स्थल एरिया है और जो खाड़ी है वो है पाक जल संधि। ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है, और मन्नार की खाड़ी, इसलिए ये सत्य है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। ये देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो पूछ रहे हैं भारत के उत्तर में, यानी इधर उत्तर की दिशा में कौन कौन से देश। तो ये कह रहे हैं चीन, नेपाल, भूटान है। चीन देखिए, चीन को ऊपर मान भी सकते हैं कि उत्तर की तरफ है, क्योंकि यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और देखिए नेपाल, नेपाल है उत्तर और पूर्व की दिशा में, ऐसे में है, उत्तर और पूर्व की दिशा ऐसे में आएगी बीच में। और भूटान देखिए, ये तो हो गया पूर्व की तरफ, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी असत्य है। ये उत्तर पूर्व दिशा के देश है, इसलिए ये क्या है, असत्य। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा के जलोढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए गंगा नदी ये जा रही है पूरी, ये कहीं गंगा नदी भी यहाँ पे मिल रही है, और ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनकी जड़ों से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाली खाड़ी में है। बंगाली खाड़ी ये रही, न्यू मुरे द्वीप देखिए, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये देखिए, न्यू मुरे द्वीप यहाँ पे आएगा, तो यस, न्यू मुरे द्वीप क्या बंगाली खाड़ी में स्थित, इसलिए ये कथन क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ियां बनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान भारत के पश्चिम का पड़ोसी देश है अपना। भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल रखता है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। करके देखा, जलवायु विभाजन का काम करती है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से रिलेटेड है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम्ड गुलाटी एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।